हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। सो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं क्रोमोसोम्स के उनको डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम के जो फीचर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में। सो अब हम जो क्रोमोसोम्स के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फंक्शंस डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे जो फंक्शंस को डिसाइड करते हैं, बेसिकली जो हमारे क्रोमोसोम्स के फंक्शन होते हैं। सो सबसे पहले क्रोमोसोम्स डिस्क्राइब किए गए 1875 में। 1875 में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया गया, डिस्क्राइब किया गया और उसके बाद उनका बिहेवियर स्टडी करना स्टार्ट किया गया। मतलब कि क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स का क्या मतलब बिहेवियर कैसा होता है, स्पेशली सेल डिवीज़न के दौरान। तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। और फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ओवर द ईयर्स ये हमारा डिस्कवरी हुई, ये इन्वेस्टिगेट किया गया। और उसके बाद जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज स्टडीज़, इस सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो क्रोमोसोम्स का रोल है हेरेडिटी में, ये हमारा सजेस्ट किया दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, सटन और बोवेरी ने 1902 में। सो आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ दीज क्रोमोसोम्स इन 1875, आफ्टर लॉन्ग ईयर बैक, जो हमारा 1902 में सटन एंड बोवेरी ने फिर इनका रोल बताया हेरेडिटी में। हेरेडिटी मीन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रांसफ़र होती है इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मीन्स जो कैरेक्टर्स और जो जीन हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी पेरेंटल जनरेशन से उनके ऑफ स्प्रिंग जनरेशन या चाइल्ड जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, हमें पता है कि वो जीन्स होते हैं, वो डीएनए होता है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, बिकॉज क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। और प्रोटीन्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो बिकॉज डीएनए जो जीन है, डीएनए है, वो हमारा क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। सो ये क्रोमोसोम्स का ही हम बेसिकली हमारे क्या होते हैं, हेरेडिटी के कैरियर होते हैं, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कैरियर होते हैं, डीएनए के कैरियर होते हैं। और इनका रोल जो है हेरेडिटी में, ये सबसे पहले हमें किसने बताया? सटन और बोवेरी ने 1902 में बताया। नाउ वी नो, हमें पता है कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्टडी होती गई, तो इसके बाद हमें पता चला कि जो जीन्स होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं, डीएनए का टुकड़ा होता है। हमने बताया है कि जैसे ये सपोज ये डीएनए है, तो लीनियर फॉर्म में ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4 एंड सो ऑन। सो डीएनए जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे डीएनए के बने होते हैं, और जीन्स हमारे अल्टीमेटली कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। सो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जो कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। सो हमें पता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, वो जीन से बने होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है जब हम फंक्शंस कंसिडर करते हैं क्रोमोसोम्स के। सो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है कि इट इज़ यूटिलाइज एज अ जेनेटिक मटीरियल, इट फंक्शन एज अ जेनेटिक मटीरियल। जो डीएनए होता है, हमें पता है कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल होता है। और जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हमने बोला कि जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो ही फंक्शन करते हैं एज अ जेनेटिक मटीरियल। सो डीएनए पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। और जीन्स हमारे हर एक फंक्शन के लिए एक जीन प्रेजेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, एनिमल है, उसमें हर एक फंक्शन के लिए, जैसे उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हर एक काम के लिए उसके पास जीन्स होते हैं। और जीन्स कहाँ होते हैं? हमारे
अल्टीमेटली वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए जो क्रोमोसोम्स है वो फंक्शन करते हैं एज अ जेनेटिक मटीरियल of that cell. So here you can see that this is the DNA and with the in histones protein की हेल्प से ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। ये जो DNA है ये इसके चारों ओर ऐसे कॉइलिंग करके हमारा एक थिक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं बेसिकली। और ये जो क्रोमेटिन है ये हमारा क्रोमोसोम में पैक हो जाता है। ओके, ये एक्स शेप जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए सीधे इसमें ऐसे नहीं रहता है। डीएनए पहले हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से ऐसे अपनी कॉइलिंग कर लेता है और कॉइलिंग के बाद उसके चारों ओर कॉइलिंग करने के बाद एक मोटी थिक सी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। और फिर ये जो क्रोमेटिन है ये हमारा इसमें जो क्रोमोसोम्स है उसमें प्रेजेंट रहता है। सो पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जो क्रोमोसोम्स है हमारे वो जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं एंड इट इज़ फंक्शन एज अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का, उस प्लांट का। और जो सेकंड हमारा जो फंक्शन है क्रोमोसोम्स का, ये जो जेनेटिक मटीरियल होता है डीएनए होता है, इसको ये प्रोटेक्ट करता है डैमेजेस से बचाता है स्पेशली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, सो सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज protection of genetic material or the DNA from damages during cell division. Okay, so we have discussed that DNA is packaged into the chromosome. Okay, हमने अभी डिस्कस किया कि जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है, पहले ये हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से हमारा क्या बना लेता है, क्रोमेटिन बना लेता है और पैक हो जाता है क्रोमोसोम्स में। अगर ये पैकेजिंग ना हो तो क्या होगा, डीएनए हमारा कैसे ऐसे थ्रेड की फॉर्म में एक धागे की तरह ऐसे ये पड़ा रहेगा न्यूक्लियस में। ओके, बिकॉज क्रोमोसोम्स कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, तो डीएनए भी कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस। लेकिन अब ये क्या कैसे रहेगा, ऐसे बिना हिस्टोन प्रोटीन की ये एक धागे के जैसे, एक थ्रेड के जैसे हमारा पूरा भरा रहेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये धागा है ये एक दूसरे में उलझ भी सकता है यहाँ पे, ठीक है, और ये टूट भी सकता है। तो यहाँ डैमेजेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर जब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये सिंगल ऐसे धागे की तरह बिखरा पड़ा रहेगा, ये उलझेगा भी, ये टूटेगा भी, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि डैमेज हो जाएगा। और जब डीएनए में डैमेज होंगे तो हमें पता है कि जीन्स हमारे हम लॉस कर सकते हैं कोई जीन। सपोज़ ये डीएनए यहाँ से यहाँ तक टूट गया इसके अंदर, तो ये यहाँ पे जो भी जीन प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अब वो जीन हमारा लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डीएनए होता है ये पैक रहता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, और एक क्रोमोसोम नहीं, एक डिफरेंट क्रोमोसोम्स में ये पैक रहता है। जैसे हमें पता है ह्यूमंस में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो इन सारे 46 क्रोमोसोम का डीएनए अगर ऐसे बिखरा रहेगा तो उसके टूटने के, उलझने के चांसेस, डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो हमारा पूरा डीएनए है ये ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स में पैक रहता है। तो यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो हमें क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं हमारे डीएनए को फ्रॉम डैमेजेस। ओके, स्पेशली सेल डिवीज़न के दौरान। ओके, क्योंकि सेल डिवीज़न में बहुत सारी स्टेजेस होते हैं, डीएनए जो हमारा होता है वो डिवाइड होना होता है, ठीक है, और दो जो डॉटर सेल होती हैं उनमें डिवाइड होता है वो इक्वली, तो वहाँ पे डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैकेजिंग है ये हमारी प्रोटेक्शन देती है डिफरेंट डैमेजेस के अगेंस्ट हमारे क्रोमोसोम्स को, मतलब हमारे डीएनए को। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारा वो है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो इंश्योर करते हैं एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डीएनए का, ओके, डॉटर सेल्स में, स्पेशली सेल डिवीजन के दौरान। सो these chromosomes they ensure a precise and equal distribution of DNA to daughter cells nucleus during cell division. Okay, so इस इमेज में हम देख सकते हैं ये माइटोसिस हमने दिखाया है यहाँ पे, और माइटोसिस की हमारी 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, सो प्रोफेज में यहाँ आप देख सकते हैं कि सपोज इस सेल के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, ओके, 2n = 4। सो
ये माइटोसिस हमें पता है कि इक्वेटोरियल डिवीज़न होता है। अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम हैं तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगी उनमें भी 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ये डुप्लीकेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेटाफेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम ऐसे सेल के बीच में आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं इनका जो सेपरेशन होता है, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है सबसे पहले। ओके, तो ये हमें पता है क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। जो ये आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है इस पे एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये है। तो सबसे पहले मेटाफेज में ये आके अरेंज हो जाएंगे। ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर पे, और ये इसको ऐसे यहाँ पे पुल करना, ये इधर और ये इधर पुल करना शुरू कर देंगे। और एनाफेज में आप देखोगे कि जो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट हो जाता है तो एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है, दूसरा क्रोमेटिड इधर चला जाता है दूसरे पोल पे। एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा क्रोमेटिड यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया। तो ये जो मूवमेंट है ये क्रोमोसोम्स की हेल्प से होता है, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रोमोसोम की मदद से होता है। अगर डीएनए ऐसे ही हमारा पड़ा रहेगा तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये उलझेगा भी और यहाँ पे टूट भी सकता है। तो दोनों डॉटर सेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्रोमोसोम्स का। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी मदद से होता है, ये हमारे क्रोमोसोम्स की मदद से होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 डॉटर सेल हैं, इस एक सेल से ये 2 सेल्स बनी हैं और दोनों में इक्वल हमारे 4 क्रोमोसोम पहुँच गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रोमोसोम्स का कि वो हमारे डीएनए के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डॉटर सेल्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा जो सेंट्रोमियर होती है क्रोमोसोम की, वो क्या करती है, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में हेल्प करती है सेल डिवीजन के दौरान। सो सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स इट हेल्प्स इन द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, बिकॉज हमने बताया जो हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है उन पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं, और कहाँ पे अटैच हुए हैं, हमारे सेंट्रोमियर पे अटैच हुए हैं। तो अगर सपोज ये सेंट्रोमियर पे अटैच ना होके कहीं यहाँ पे अटैच हो जाए तो ये क्या करेगा, इसका जो ब्रेकेज के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो आके हमारे सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं। ओके, दोनों साइड से, बिकॉज ये सेंट्रोमियर है इस पे आके अटैच हो गए। तो इसका ऐसे करके जब ये मूवमेंट होगा, एक इधर जाएगा और दूसरा क्रोमेटिड इधर जाएगा, तो इनका सेपरेशन अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल मिडिल से वो सेपरेट हो जाएंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो सेंट्रोमियर है वो हेल्प करती है मूवमेंट में क्रोमोसोम्स के और उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक और फंक्शन है जो क्रोमोसोम का, वो है कि जो जीन रेगुलेशन है, यूकैरियोट्स में स्पेशली जो रेगुलेशन ऑफ जीन्स होता है वो हमारा क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम की हेल्प से होता है। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स में जो हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है उनसे क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेशली जीन रेगुलेशन में। ओके, यानी कि जो जीन एक्शन है, जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स। हमने देखा अभी कि जो हमारा जो डीएनए थ्रेड है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको डिटेल फॉर्म में, ये डीएनए है, ये क्या हो रहा है, पहले हिस्टोन प्रोटीन पे हमारा ऐसे लिपट जाता है। ओके, यानी इसके अराउंड कॉइलिंग कर लेता है और ऐसे करके ये क्रोमेटिन बनाता है जिससे कि हमारा फिर फर्दर हमारा क्रोमोसोम बन जाता है। सो क्रोमोसोम में ऐसे सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा, ये हमारा कॉइलिंग के बाद ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, वो क्या करते हैं, वो हमारे जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। सो ये डिफरेंट हमारी स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका रोल होता है जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में। ओके, सो ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है क्रोमोसोम का वो रिलेटेड है उनके टीलोमियर से। टीलोमियर हमें पता है क्या होते हैं, ये जो एंड है,
ये हमारे क्या है, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम है। हर एक क्रोमोसोम के पास अपने टीलोमियर होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टीलोमियर है, एंड है जो। और हमें पता है कि सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब के सब कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और बिकॉज टीलोमियर अगर प्रेजेंट है तो इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि जो टीलोमियर है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है एंड टू एंड इंटरेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। और अगर इनका इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये स्टेबल रहेंगे। इंटरेक्शन का मतलब है कि सपोज एक और क्रोमोसोम है, इसके जो यहाँ पे टीलोमियर नहीं है, ये डैमेज हो गया है, तो ये जाके इसके साथ अटैच भी हो सकता है। और अगर ये अटैच होगा तो यहाँ पे चांसेस है कि डीएनए हमारा लॉस हो जाए। ओके, और डीएनए अगर लॉस होगा तो हमारे जीन लॉस हो जाएंगे, बिकॉज डीएनए पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए और क्रोमोसोम्स को स्टेबिलिटी देने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में टीलोमियर होते हैं, ये जो एंड होते हैं इनको टीलोमियर बोलते हैं। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्रोमोसोम्स का, बिकॉज जो टीलोमियर होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे, प्रिवेंट करके एंड टू एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो स्टेबल रहेंगे और डीएनए डैमेजेस वहाँ पे नहीं होंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं क्रोमोसोम्स के। आई होप सबको डिफरेंट फंक्शंस क्लियर हैं। सो थैंक यू सो मच।